नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और अभय कुमार दुबे साहब हमारे साथ हैं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। जब ये सुबह खबर आई कि आज जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3:30 बजे, तो जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई कि कैसी विडंबना है कि यह देश वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है और अभी दो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए जहां पे अभी मुख्यमंत्रियों का शपथ नहीं हुआ है और नए 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है और कुछ जगहों पे उपचुनाव होने हैं। तो खैर, चुनाव की डेट्स आ गई हैं, 23 नवंबर को दोनों स्टेट्स के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जो ज्यादा जरूरी सवाल मेरे मन में था कि सर, जो भाजपा को एक धक्का लगा था 240 आने पर लोकसभा चुनाव में, उससे क्या उस धक्के को उसने कम अप कर लिया है हरियाणा के नतीजों से, और इस मोमेंटम को वो महाराष्ट्र में जारी रख पाएगी, या महाराष्ट्र की चुनौतियां बिल्कुल अलग ढंग की हैं, अलग तरीके की है और भाजपा वहां पे परेशानी में फिर से है? ज्ञानेश जी, मुझे तो ये लगता है कि हरियाणा का जो चुनावी नतीजा हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने आप को डूबा डूबा सा महसूस कर रही थी, बार बार पानी में से मुंह निकालकर सांस लेने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे सांस नहीं आ रही थी, तो उसे हरियाणा चुनाव के नतीजे से कुछ सांस आ गई है। हालांकि वो खुद भी आश्चर्यचकित है कि ये सांस उसे कैसे मिली। भाजपा को कभी भी आखिर तक आश्चर्य रहा कि हम चुनाव वास्तव में ऐसा चुनाव कैसे जीत गए हैं। बहरहाल इसकी समीक्षा तो हम लोग बाद में करेंगे और कर भी रहे हैं रोज कि हरियाणा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती और कांग्रेस कैसे हारी, कांग्रेस हारी है या भाजपा जीती है। ये सब चर्चाएं हमने अभी की हैं और आगे भी करेंगे। जहां तक सवाल है महाराष्ट्र का, मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव नतीजे से महाराष्ट्र बिल्कुल प्रभावित होने के लिए नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल अलग तरह की दुनिया है महाराष्ट्र की, और भारतीय जनता पार्टी ने उस दुनिया को पिछले 5 साल में और भी खंड खंड करके जटिल बना दिया है भाजपा की राजनीति ने। ये हरियाणा में तो सीधी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में थी। जो दूसरे खिलाड़ी थे उनकी औकात बहुत ही कम थी, और हम जानते हैं किसी को 1%, किसी को 2% वोट मिला, किसी को 2 कुछ फीसदी वोट मिला, इसी तरह के वोट मिले। तो वहां सीधे सीधे एक 2 पार्टी सिस्टम था हरियाणा के अंदर। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां सत्ता में हैं और 3 पार्टियां उसके खिलाफ खड़ी हुई हैं। बहुत छोटे छोटे जो दल हैं वो उन पार्टियों के साथ में कुछ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पता नहीं उनका समझौता उनसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुख्य तौर पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस का मानना यह है कि वो महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें मांग रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मानना यह है कि कांग्रेस को और शिवसेना को बराबर बराबर सीटें लड़नी चाहिए, जैसे 100 सीटें लड़नी चाहिए, और 88 सीटें शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को लड़ना चाहिए। कुछ इस तरह का वो कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का फार्मूला बन जाए, लेकिन अभी वो फार्मूला बना नहीं है और कह नहीं सकते कि वो फार्मूला कब बनेगा। बहरहाल अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, ये फार्मूला उन्हें बनाना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी। जितनी जल्दी वो सीटों का बंटवारा कर लेंगे बिना किसी झगड़े के, उतना ही उनके हित में रहेगा। अब आते हैं चुनाव आयोग के ऊपर, जरा उसके ऊपर गौर करना जरूरी है। चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने अपनी बातचीत में शुरू में कहा कि लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों के कहे की परवाह किए बिना हम अपना काम जारी रखेंगे, ये उन्होंने दावा किया। सवाल यह है कि लोग क्यों कहते हैं? चुनाव आयोग जैसी संस्था जो बार बार ये दावा कर रही है कि हम फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, यानी जिस सोने की तरह खरे हैं हमारा चुनाव आयोग सोने की तरह खरा है सारी दुनिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मामले में। जब वो एक तरफ ये कहता है और दूसरी तरफ ये कहता है कि जिसको कहना हो वो कहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इस गाने की लाइन को उन्होंने दोहराया। ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं, ये दोनों बातें एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। जो अपने आप को सोने की तरह खरा कहता है, वो जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका सिक्का बंद और पुख्ता जवाब देना उसकी जिम्मेदारी। क्या कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव के बारे में उनके पास जो शिकायतें भेजी हैं, क्या उन शिकायतों का चुनाव आयोग ने तसल्ली बख्श जवाब दिया है? क्या एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर जैसी
प्रतिष्ठित संस्थान है। चुनाव आयोग को जो शिकायतें भेजी हैं, उन शिकायतों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, छोटे मोटे सवाल नहीं है। ये बात हमने पहले कभी नहीं सुनी थी कि जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन रात को 11:15 बजे के करीब चुनाव आयोग जो वोट प्रतिशत घोषित करता है, 2 दिन बाद या कुछ दिन बाद वो उस वोट प्रतिशत को और बढ़ा देता है। और वो थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाता, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 5-5, 6-6, 7-7% बढ़ाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में तो 10% तक वोट प्रतिशत बढ़ा देता है। और जहां जहां ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ता है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी असाधारण तरीके से चुनाव जीत जाती है। जी बिल्कुल, देखिए मेरे सामने एक सारे आंकड़ों की लिस्ट रखी हुई है, जो मैं आपके साथ में पब्लिक इंडिया के जो दर्शक हैं उनसे साझा करना चाहता हूं। अब आप देखिए, चुनाव आयोग ने भिवानी में 5 तारीख को, जिस दिन वोट पड़े थे, 11:15 बजे हमें बताया, चुनाव आयोग की वेबसाइट हमें बताती है कि 65.63% मतदान हुआ वहां पर। 7 तारीख को 8:45 बजे, यानी 2 दिन बाद 7 तारीख को 8:45 बजे वो अचानक हमें बताते हैं कि नहीं, भिवानी में तो 70.46% मतदान हुआ है। यानी 4.83% वोट भिवानी में बढ़ गए अचानक। आप जरा सोचिए, आप जरा सोचिए कि इसका कुल वोटों की संख्या के हिसाब से क्या मतलब हुआ। 8,80,206 वोट भिवानी जिले में बढ़ गए। यानी प्रति निर्वाचन क्षेत्र वोट कितने बढ़े? नहीं, कुल मिलाकर भिवानी में 8,80,206 वोटर थे। इसमें से 42,514 वोट बढ़ गए, यानी प्रति निर्वाचन क्षेत्र 10,628 वोट बढ़े। और 2 सीट, एक बिल्कुल जाटों से भरे हुए इलाके में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत गई, इसकी वजह से, ये वोट बढ़ने की वजह से। इसी तरह चरखी जिले के अंदर तो 11.48% की बढ़ोतरी हुई। यानी जो 8:45 बजे 7 तारीख को जो बढ़ोतरी हुई, उससे 46,645 वोट बढ़ गए उस निर्वाचन क्षेत्र में। जींद में 5% वोटों की बढ़ोतरी हुई, इससे 51,000 वोट करीब बढ़ गए। कुरुक्षेत्र में 3.23% वोटों की बढ़ोतरी हुई। इस तरह कुल 24,982 वोट बढ़ गए। पंचकुला में तो 10.5-10.5% वोटों की बढ़ोतरी हो कर दी चुनाव आयोग ने। अच्छा, अब ये वोटों की बढ़ोतरी कैसे हो रही है? ये वोट कहां है? ये वोट तो एक मशीन के अंदर बंद है। ये कैसे हो सकता है कि 5 तारीख को वही मशीन बता रही हो कि इतने वोट इस मशीन के अंदर बंद है, और 7 तारीख को वही मशीन बताया कि नहीं, इससे ज्यादा वोट मशीन के अंदर बंद है? ये कैसे हो रहा है? ये बहुत विचित्र बात है। मैं इस बात में, देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं ईवीएम हैक करके चुनाव जीते जाते हैं, मैं इस थीसिस के खिलाफ हूं। मैं कॉन्स्पिरेसी थीसिस में विश्वास नहीं करता। मैं मानता हूं कि जो सामाजिक राजनीतिक शक्तियां हैं, उनका संतुलन, ये सब चुनाव आयोग, ये कौन पार्टी अच्छा साधती है, कौन पार्टी के पास अच्छा संगठन है, किस पार्टी के पास अच्छा नैरेटिव है, वो चुनाव जीतती है। मैं तो किस पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी रोकने की या रिवर्स करने की क्षमता है, वो चुनाव जीतती है। मैं इन बातों को मानता हूं और इसी आधार पे अपना विश्लेषण करना पसंद करता हूं। लेकिन जब से मेरे पास ये सूची आई है, जो सूची बिल्कुल सिक्का बंद है और ठोस इसके अंदर आंकड़े हैं, तब से मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि ये कैसे हो रहा है। आप नहीं, जब देखिए, जी, मैं कह रहा हूँ सर, ईवीएम हैक करने के तो मैं भी उस थ्योरी को नहीं मानता हूं, और हमने गूगल के ट्रेनिंग की, उसमें हमें बताया गया कि ईवीएम हैक करने की जो थ्योरी है वो सत्ता पक्ष ही पुश करता है, उसकी खैर दूसरी लंबी बात है। लेकिन सर, ये जो वोट पड़ते हैं, ये लोकसभा
चुनाव में भी बढ़े और उसका कोई संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है। लोकसभा चुनाव में भी बढ़े थे, आपकी बात जी। सही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने उसको मैंने निजी तौर पर उस पहलू की तरफ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जी। अब कांग्रेस ने शिकायत की है कि भाई जो वोटिंग मशीनें हैं वो पूरी तरह चार्ज पाई गई। अच्छा, कोई भी मशीन जब इस्तेमाल, जैसे हम अपना सेलफोन है, अपना सेलफोन जब हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जैसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उसकी बैटरी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये तो नहीं हो सकता है कि इस्तेमाल करने के बाद में बैटरी फिर भी पूरी तरीके से चार्ज रहे, बशर्ते उसे बीच में हम चार्ज ना करें। और किसी भी मशीन की बैटरी को चार्ज करने के लिए जो ईवीएम मशीन है उसको इस तरह तो चार्ज नहीं किया सकता, उसको तो बैटरी बदलनी पड़ेगी। बैटरी रिप्लेस होती है। नहीं सर, बैटरी का लॉजिक देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि बैटरी में क्या होता है कि अगर मान लिया कि 6 बजे वोटिंग खत्म होनी है और उसने मान लिया कि 5:30 बजे बैटरी रिप्लेस की गई, नई बैटरी लगा दी उन्होंने, और वो मशीन जो कंट्रोल यूनिट ऑफ कर दी और 4 दिन बाद काउंटिंग हुई और वो 99% 100% दिखा रही बैटरी, वो एक अलग बात है। लेकिन आंकड़ों का क्या है कि जब आपने 17 से जारी कर दिया, शाम को फॉर्म वहां से रिटर्निंग से जारी कर देता, तो उसका डेटा, और आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, रियल टाइम में सारा डेटा फीडिंग होती है। ये 5-10% नंबर्स बढ़ जाना, क्या ये साजिश है या इनकॉम्पिटेंस है इन लोगों का कि ये इतने नाकारे हैं कि उसको जोड़ ही नहीं पाते हैं 4 दिन बाद तक? नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग को इन बातों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए, और ये जवाब देने के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्षी दलों को बुलाए, उन संस्थाओं को बुलाए जिन्होंने शिकायत की है, और बैठ के उनके साथ बातचीत करे और कहे कि देखिए हमारे ये तर्क हैं जिनके आपकी तमाम अंदेशों का ये जवाब है। तब राजीव कुमार जी ये कहने योग्य होंगे कि हम सोने की तरह खड़े हैं। भारत का चुनाव आयोग आज की तारीख में गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, मेरा कहना ये है। वो सोने की तरह राजीव कुमार साहब, का दावा करता रहे। राजीव कुमार साहब तो हमेशा मजाक उड़ाने वाले मूड में रहते। आप कुछ मैं कह कह रहे रहा हैं? हूँ हमेशा मैं कह रहा हूँ राजीव कुमार साहब हमेशा मजाक उड़ाने वाले मोड में रहते हैं कि जी वोट नहीं मिला तो क्या कुछ शायरी ले आते हैं कि धूल आईने पे थी और चेहरा साफ करते हैं, क्या धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे, कुछ इस टाइप। उनको कहने दीजिए। अब ये विपक्ष के, देखिए, ये चुनाव आयोग के पाले में भी गेंद है और विपक्ष के पाले में भी गेंद है कि वो अपनी इस बात को कहां तक ले जाता है। अगर कुछ दिन बाद विपक्ष ठंडा पड़ गया, कुछ दिन बाद विपक्ष ठंडा पड़ गया, तब फिर कुछ बात रह नहीं जाएगी, दम नहीं रह जाएगी इस बात में। लोकसभा चुनाव के दौरान बाद ही एडीआर ने जांच पड़ताल करके बताया था, इसका हमने पब्लिक इंडिया के मंच पे हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी कि भाई जितने वोट पड़े हैं काउंटिंग के बाद में, गिनती के बाद में, वो कम और ज्यादा नहीं निकलने चाहिए। वो कैसे कम और ज्यादा निकल रहे हैं वोट, और उससे चुनाव परिणामों के ऊपर असर पड़ रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन बाद में वो बात ठंडी पड़ गई, उस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। उस बात को अगर आगे बढ़ाया जाता, उसी वक्त इसके ऊपर जोर दिया जाता, तो अभी हरियाणा के चुनाव में ये सब काम नहीं हो पाता, या करने से पहले अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होनी। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये बात मुझे बहुत खटक रही है, क्योंकि अगर इसके जरिए कोई बेईमानी हो रही है किसी तरह, या तो बिल्कुल साबित हो कि नहीं बेईमानी नहीं हो रही है, और अगर हो रही है बेईमानी इसकी जगह, तो फिर उस बेईमानी का किरदार क्या है, उस बेईमानी की संरचना क्या है, उसके ऊपर बिल्कुल स्पष्टता निकल कर आनी चाहिए। और ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो इतना दबाव बनाएं, जनता के बीच में इसको ले जाएं, इतना दबाव बनाएं, और अगर जवाब नहीं मिलता है, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो सारा विपक्ष बैठ के ये तय करे कि वो इस तरह के बंदोबस्त के तहत चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा चुनाव। वरना ये तो नहीं हो सकता। मेरा मानना है अगर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव जीता है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। भाई, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, आपके खिलाफ हवा भी थी, लेकिन आपने चुनाव फिर भी जीत लिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर एक ऐसी खास बात है जो कि कांग्रेस के अंदर नहीं है। चलिए, मैं मान लेता हूं इस बात को। प्रश्न इस बात का है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चरखी के अंदर दो निर्वाचन क्षेत्रों में 11.48% वोट बढ़ गए 2 दिन के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी वो 2 सीटें जीत गई। जी, ये कैसे हुआ? नहीं सर, इसकी जांच, मुझे तो इसकी जांच तो सर होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में 1 सीट जीत गई, महेंद्रगढ़ में 2 सीटें जीत गई,
सोनीपत में 2 सीटें जीत गई, सिरसा में 2 सीटें जीत गई, ये सब कैसे हो रहा है? मैं कह रहा हूँ सर, इसकी जांच तो बेशक होनी चाहिए और होगी भी, और उम्मीद करते हैं, लेकिन कांग्रेस इसको कितना पुश करेगी, क्योंकि कांग्रेस के हारने के बहुत सारे और भी कारण है। ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ ठीक है, मेरा वोट कहना है बढ़ गए। कांग्रेस के बागियों की भूमिका है, हम लोग इसकी पर चर्चा कर चुके हैं, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। जी मेरे पास और भी आंकड़े हैं, हम लोग अगली बार उन आंकड़ों पर भी और चर्चा करेंगे। ये मेरे पास एक दूसरे आंकड़े हैं, जो पिछली बार जो आंकड़े दिए थे उसके मुकाबले ज्यादा पुख्ता आंकड़े हैं, ज्यादा सिक्काबंद जी आंकड़े हैं, इनके ऊपर कोई विवाद नहीं पैदा कर सकता है। ये सब बातें ठीक है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब से मैंने ये सूची देखी है, मेरा माथा घूम गया है। देखिए, जी अगर जैसे कि मान लीजिए वोट प्रतिशत 2 दिन के अंदर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ गए, तो उसका फायदा एक ही पार्टी को क्यों हो रहा है? हाँ आप देखिए, उसका फायदा कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हुआ, मैं बताऊं आपको। करीबन 22 सीटों के ऊपर, 22 सीटों के अंदर 22 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हुआ, और वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां पर 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने वोट प्रतिशत को बढ़ा हुआ बताया। अब 90 की विधानसभा में अगर 22 सीटों पर फैसला इस तरीके से होता है, तो वहां पर किस बात का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हुआ? किस बात का गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ चुनाव? ये एक बहुत अगर यही जरूरी हाल बात है। महाराष्ट्र में, कांग्रेस अगर इसमें कोताही करती है इस सवाल को उठाने में, तो फिर कांग्रेस अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगी, फिर कांग्रेस हिंदुस्तान में कभी चुनाव नहीं जीतेगी, इसी तरीके से चुनाव होते रहेंगे। क्योंकि फिर तो महाराष्ट्र में क्या, और या झारखंड में चुनाव को कोई मतलब नहीं है। अगर इस ढंग से अगर सेटिंग करके कोई चुनाव जीत सकता है 10 15 20 सीटें जी बढ़ा करके, जी तो चुनाव का खैर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और लेकिन मुझे लग रहा है कि बार बार उसको कांग्रेस जल्दी से रैप अप करके आगे बढ़ने के मूड में दिखती है कि नहीं नहीं, इसको हो गया, अब अगला चुनाव देखा जाए। मुझे पता नहीं इसको वो कितना आगे तक ले जाएंगे। देखिए, एक सर मैं अगर हरियाणा चुनाव में पराजय के बाद भी एक ऐसी पराजय से कांग्रेस स्तब्ध रह गई है, लगभग कांग्रेस के नेता सुन्न सुन्न हो जाने की स्थिति में है। अगर इसके बाद भी वो कुछ ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे चुनाव आयोग के ऊपर दबाव पैदा हो, और वो चुनाव आयुक्त को ये छूट दे देते हैं कि वो इस तरह की बातें करें कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, और कहने वाले कहते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इस प्रकार की बातें कह के वो पतली गली से निकल जाएं, तो फिर कांग्रेस का भविष्य उज्जवल नहीं है। फिर कांग्रेस, भाई जहां कांग्रेस कितनी भी मेहनत करे, उसको इस तरीके से हरा दिया जाएगा। या फिर हमें हमें समझाया जाए, देश की जनता को समझाया जाए, कांग्रेस को समझाया जाए, विपक्ष को समझाया जाए कि ये इस कांग्रेस के चुनाव हारने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य है, इसका चुनाव परिणामों के ऊपर कोई असर नहीं है, इस चीज को समझाएं। सर मैं आखिर में जरा जम्मू कश्मीर की बात कर लूं, क्योंकि अब वहां भी सरकार बन गई है, राष्ट्रपति शासन हट गया है, उमर अब्दुल्ला साहब कल शपथ ले रहे हैं। जी जी और लेकिन जैसा लगता है कि वो जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है केंद्र सरकार का, कि वहां पे सारी शक्तियां वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती हैं, कुछ वैसा ही उन्होंने वहां भी कर दिया है। कितना चुनौतीपूर्ण होगा उमर अब्दुल्ला साहब को सरकार चलाना वहां पे, या भाजपा वहां पे थोड़ा ढील देगी कि चलो ठीक है अपने ढंग की सरकार बिल्कुल चले ढील नहीं कश्मीर में? देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपको जरा सा एल्बो रूम देगी या कोई गुंजाइश देगी, नहीं। वो राजनीति का जमाना चला गया है, जब सत्ताधारी पक्ष जो सत्ता में जमा होता था, वो विपक्ष को थोड़ी बहुत छूट दे देता था। ऐसी कोई छूट मिलने वाली नहीं है। मुख्य तौर पर सरकार वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ही चलाएंगे। ये बिल्कुल शोभा प्रतिष्ठा के लिए बनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है कहने के लिए, लेकिन चुनी हुई सरकार के अधिकार अत्यंत सीमित हैं। लेकिन इसके पास एक मौका है, क्योंकि कि वो अपने प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए दबाव बना सके, और उमर अब्दुल्ला भी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो दबाव बनाने की पहले क्षण से ही कोशिश करेंगे। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही हम ये प्रस्ताव पास करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास करने का मतलब ये है कि वो विधानसभा के पहले सत्र में पहले दिन भी इस बात का प्रस्ताव रख सकते हैं। यहाँ तक कि उपराज्यपाल को जो भाषण लिख के दिया जाएगा सरकार द्वारा, उसमें ये बात कही जाएगी। उपराज्यपाल जब उसका उद्घाटन भाषण देंगे जी पहले सत्र का, उसमें भी सरकार उन्हें लिख के देगी, और उपराज्यपाल को वो बात बोलनी पड़ेगी। यहाँ दिल्ली में भी कुछ भी उपराज्यपाल कहें, लेकिन जो आम आदमी पार्टी सरकार जो लिख के देती है भाषण उन्हें वही देना पड़ता है। तो वहां भी मनोज सिन्हा को ये भाषण देना होगा, और उसके बाद में
फिर दिल्ली में आके ये लोग दबाव बनाएंगे। इनका एक सूत्री एजेंडा होना चाहिए कि विकास विकास तो सब बाद में होगा, सबसे पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस के तो घोषणा पत्र में मांग थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी घोषणा पत्र में मांग थी, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने इस वायदे से बंधी हुई है। तो वो इसलिए ये बहुत देर तक इसमें हीला हवाला नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है, हीला हवाला करने के लिए इन्हें कुछ तर्क देने पड़ेंगे और उन तर्कों के जवाब दिए जाएंगे, बहस होगी, उस सवाल पर चर्चा होगी सार्वजनिक जीवन में कि भाई ये पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, उसके बाद में उमर अब्दुल्ला पूर्ण अधिकार संपन्न मुख्यमंत्री के तौर पर, ये सरकार अधिकार संपन्न मुख्यमंत्री सरकार के तौर पर जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। मेरा मानना यह है कि इनका मुख्य एजेंडा यही होना चाहिए और बाकी कोई काम इन्हें अपने हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। जी, सर हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। और हम एक चिंता जो व्यक्त करनी है कि चुनाव कोई हारे कोई जीते, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया शुद्ध हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए हम और जानकारियां इकट्ठा करेंगे और फिर से प्रोफेसर साहब से बात करेंगे। आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।